नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी की। हिंदी पार्ट 1 का यह पेडागॉजी का पार्ट है। आप सभी लोगों को पता है हिंदी 30 में से आपकी 15 नंबर के यहाँ पे शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागॉजी के प्रश्न आते हैं। तो यह पहला पार्ट है और पहले पार्ट में यहाँ दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम बताने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह 20 प्रश्नों का यह मॉक टेस्ट है। सरकारी शिक्षक बनो। बिल्कुल, अगर 20 प्रश्न में से आप लोगों ने 12 प्लस यहाँ पे सही आंसर दे दिया तो वाकई में सरकारी शिक्षक बनने का जो रास्ता है, वो जो आपने तय किया है, जो आपने टारगेट किया है, वो जरूर आप लोग अचीव करेंगे। और जो भी हर भाई बहन शिक्षकगण, आप हमारे भावी अध्यापक होने वाले हैं, हर गृहिणी यहाँ पे अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो पर बोलता हूं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं दोस्तों, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो अपने कदमों पर, काबिलियत पर विश्वास रखिए, अपने अपने परिवार पर विश्वास रखिए और इस जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर विश्वास करिए। आपकी मंजिल, आपके सफ़र और आपका मंजिल दूर से नहीं बल्कि पास से दिखाई देगी। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, पहले प्रश्न की बात करेंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न यह है, अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या तात्पर्य है भैया? अधिगम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। सभी लोग जानते हैं अधिगम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। लर्निंग मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, सीखना होता है। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना ही तो होता है। तो अधिगम से क्या तात्पर्य हो जाएगा? आपका सीखना हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, गैलरी में सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो भी ग्रुप हो आपका शेयर कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? अब आप क्या बोलेंगे? ग्राफ जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? अब आप बोलेंगे सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिस पर ग्राफ लिखा हो। अब आप लोगों का यही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये बात बताइए, ग्राफ में अगर कोई चीज़ हम ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, ग्राफ कैसा होता है सभी लोग जानते हैं। ऐसे ग्राफ होता है, यहाँ पे डिजिट लिखे होते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी लिखा होता है 1 2 3। ऐसे आपका ग्राफ बना होता है, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना होता है। तो ये जब ग्राफ बना है तो केवल क्या आप ऐसे सुन सकते हैं भैया? क्या ग्राफ बोलता है? कोई भी पिक्चर है बना रहे हैं तो क्या वो बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं बोलता है। तो क्या है, वो केवल हमें दिखाई देता है। क्या करता है? कोई भी ग्राफ है, पिक्चर है, हमें क्या है? दिखाई देता है। अगर आप कुछ भी अपने कॉपी पर लिख रहे हैं तो क्या वह आपका लिखता है? जो बोलता है, बोलता नहीं है। जो आप लिख रहे हैं वो आपको केवल दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। भैया श्रव्य तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो सेकंड ऑप्शन पे मार दीजिए, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक मार दीजिए भैया। ग्राफ के नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? केवल दृश्य सामग्री का, केवल ग्राफ को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, प्रत्येक प्रश्न का शेयर भी कर सकते हैं। प्रश्न यह है, रूपरेखा अनुकरण विधि है। रूपरेखा अनुकरण विधि कौन सी है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वचन कौशल या आपका पढ़ने का कौशल? दोस्तों, रूपरेखा मतलब क्या होती है? कोई भी, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, अपने परिवार से जो भी बोल भाषा होगी, होम लैंग्वेज होगी, अपने उस परिवार, आस पड़ोस माहौल का होगा, वही सीखता है। तो वही रूपरेखा है। अगर हमारे सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर हैं तो वो जो भी बच्चे हैं क्रिकेटर बनने के लिए, वो क्या है? एक रूपरेखा है उनके लिए। क्या उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के कितना उन्होंने मेहनत किया है, उन्हीं के रास्तों पर चलेंगे। तो रूपरेखा का अनुकरण विधि क्या हो जाती है? सभी लोग बताइए। लेखन कौशल होगा, श्रवण होगा, वचन होगा या पढ़ने का कौशल होगा? सही आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? रूपरेखा विधि अनुकरण विधि है। क्या होगा? हर बच्चा यहाँ पे कमेंट करेंगे भैया। सभी भाई बहन, गृहिणी, शिक्षक बंधु, सभी लोग कमेंट करें, रूपरेखा अनुकरण विधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। आपका रूपरेखा अनुकरण विधि मतलब लेखन कौशल होता है। रूपरेखा मतलब क्या होता है? लेखन कौशल अनुकरण विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है,
श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। श्याम और राधा एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न को, क्या कह रहा है दोस्तों। आपकी जो हिंदी पेडागॉजी की होती, जो शिक्षण शास्त्र होता है, बालक से और शिक्षक से संबंधित और उसके परिवार से संबंधित ही यहाँ पर पूछा जाता है। बालक, शिक्षा और आपके शिक्षक, बालक, शिक्षा और शिक्षा से संबंधित ही प्रश्न आते हैं और कहीं से आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न नहीं आते हैं। तो श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप कौन सा होगा? केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति होगा। ये बताइए भैया, बातचीत कर रहे हैं तो संकेत से बात थोड़ा कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं तो फिर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर, अगर संकेतिक होता तो। केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, केवल लिखित अभिव्यक्ति का या उपरोक्त सभी का? सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। तो यह रूप कौन सा हो सकता है भैया? क्या बातचीत कोई लिख के करता है क्या? बातचीत क्या कोई लिख के करता है क्या? आप बोलेंगे नहीं करता है, तो नहीं करता तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, केवल मौखिक अभिव्यक्ति हो सकता है। राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये क्या है? ये रूप हो जाएगा, केवल एक मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है, डिसलेक्सिया का लक्षण है। डिसलेक्सिया का क्या लक्षण होगा यहाँ पर भैया बताइए? केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई है, केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना है, केवल एकाग्रता में कठिनाई है, उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी वैज्ञानिक विधि कौन सी है, वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आगमन विधि हो जाएगा। क्या होती है? वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? डिसलेक्सिया का लक्षण है, डिसलेक्सिया का लक्षण पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होता है? केवल एकाग्रता में कठिनाई होगा, या केवल वर्णमाला में अधिगम से कठिनाई होगा, या केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना होगा। तो डिसलेक्सिया का लक्षण क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया का लक्षण हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे ये कैसा हो गया? डिसलेक्सिया का लक्षण जो है, आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे केवल हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है। डिसलेक्सिया का लक्षण मतलब क्या होता है? पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ। कोई भी डिजिट है उसको सही तरह से अगर नहीं रीड कर रहा बच्चा, तो क्या होगा? केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, उसमें भी हो सकती है। केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना भी हो सकता है, केवल एकाग्रता में कठिनाई हो सकती है, यह उपरोक्त सभी होगा। तो डिसलेक्सिया का लक्षण होता है, क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों कारण, यह तीनों लक्षण होंगे यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य सामग्री क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, छात्रों के लिए भैया बात की गई है, ना कि परिवार के लिए, ना कि शिक्षक के लिए, ना कि अभिभावक के लिए। यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है दोस्तों, छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री। पहले क्या दे दिया गया? दृश्य दिया गया, बाद में श्रव्य, यानी कि पहले सुनना होना चाहिए। ऑप्शन पे देखिए, सबसे पहले रेडियो, टेप रिकॉर्डर। ठीक है भैया, रेडियो को क्या देखा जा सकता है? पहले दृश्य आना चाहिए। छात्रों के लिए बात की गई है, बच्चों के लिए बात की गई है, और उपयुक्त में दृश्य और शब्द, यानी कि पहले दिखाई देना चाहिए, बाद में सुनाई देना चाहिए। क्या रेडियो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मानचित्र, आप बोलेंगे मानचित्र तो दिखाई देता है, तो क्या ग्लोब सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। चौथा देखिए, अब भैया बहुत से बच्चे डी ऑप्शन मार रहे हैं। डी ऑप्शन क्यों मार रहे हो भैया? डी ऑप्शन बहुत बच्चे मार रहे हैं। इसका आंसर कैसे मार रहे हैं आपको बता रहे हैं। क्या सोच के मार रहे हैं कि मोबाइल को हम देख सकते हैं, दिन रात तो मोबाइल पे ही वीडियो देखते हैं, और मोबाइल पे दिन रात देखते हैं, और वीडियो गेम्स। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, दृश्य ठीक है, आपको मोबाइल दृश्य आता है, लेकिन श्रव्य भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। और श्रव्य सामग्री में वीडियो गेम्स में वीडियो क्या है?
आपका शब्द यानी कि सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। शब्द का दृश्य और शब्द दोनों में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया, उपयुक्त दृश्य और शब्द, यानी कि दृश्य और शब्द अलग अलग होना चाहिए। पहला यहाँ पे क्या दृश्य होना चाहिए, तो क्या मोबाइल दृश्य में आता है भैया? मोबाइल सुनाई भी देता है। क्या सॉन्ग आप लोग नहीं सुनते हैं? जब भी नाइट में होती है तो एयरफोन लगा के सॉन्ग सुनते हैं। सब हर बच्चा सुनता है भैया सॉन्ग, सब कोई सुनता है। तो शब्द यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? तीसरा ऑप्शन लगा दीजिए, ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे सही आंसर है कि छात्रों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बात की गई है। प्राथमिक यानी कि 1 से लेके 5 तक क्लास के बच्चों के, तो क्या वह मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं? ठीक है, बिल्कुल देखते होंगे। नहीं माता वीडियो गेम्स की बात करता हूँ, लेकिन मोबाइल्स की बात उनके लिए यहाँ पे दृश्य के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों का अधिकतर जो मोबाइल पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा जगत की बात की रही है, शिक्षा का बात किया जा रहा है। तो छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य ब्लैक बोर्ड होगा। क्या होगा? छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य ब्लैक बोर्ड होगा। और श्रव्य क्या होगा? कंप्यूटर होगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप समझ में आ गया होगा प्रश्न का आंसर कैसे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न प्यारा से यह पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छा दमदार प्रश्न है दोस्तों, कि भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर रहती है, निरंतर चलती है, निश्चित अवधि तक चलती है, स्थिर रहती है। तो दोस्तों भाषा जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी निश्चित अवधि तक चलती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक दोस्तों निश्चित अवधि तक ही चलती है भाषा ग्रहण करने की। ठीक है, आप पढ़ते थोड़ा रहते हैं, बूढ़ा आप जाएंगे, अगर 80 साल के हो जाएंगे, क्या आप पढ़ते रहेंगे? तो भाषा ग्रहण करने की बात करना है दोस्तों। भाषा ग्रहण करने की, जब भी बच्चा 12th क्लास तक बच्चा पहुंच जाता है तो संपूर्ण भाषा ग्रहण कर लेता है। इसके बाद उसे भाषा ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे 8th क्लास तक के बच्चे आपके भाषा ग्रहण पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमने 12th तक का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। यानी कि भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह एक निश्चित अवधि तक ही रहती है दोस्तों। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या है, निरंतर चलती रहती, टिक मार के चले आते हैं, और आंसर जब आंसर करते हैं कि हमारा तो भैया 115 सही हुआ है, 120 सही हुआ है, जब आपका रिजल्ट ओपन होता है तो बचता कि अंडर 100 ही रह गए हैं। तो यही कारण होता है दोस्तों, सही प्रश्न हम पढ़ते नहीं हैं और आपका आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो सही प्रश्न पढ़ें और सही आंसर दें और अपना सिलेक्शन यहाँ पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। भाषा आपका ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? आस्था को, कर्तव्य को, विचारों को, इनमें से कोई नहीं। तो भैया भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या व्यक्त कर सकते हैं? आस्था को व्यक्त करते हैं क्या? कर्तव्यों को व्यक्त करते हैं क्या? या विचारों को व्यक्त करते हैं? दोस्तों भाषा वह साधन है दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसमें हम विचारों को व्यक्त करते हैं। वीडियो को लाइक भी करते जाएं, शेयर करते जाएं सभी फ्रेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। भाई ये चरण की बात की गई है, चरण की बात की गई है। चरण कौन? पैर वाले चरण की बात नहीं कर रही है, पैर वाले चरण की बात नहीं कही है। ये चरण दूसरा चरण है, ये भाषा का चरण है, ये भाषा विकास का चरण है। तो सुनना जो है दोस्तों, सुनना यानी कि श्रव्य होता है, और ये भाषा विकास का निम्न चरण कौन सा होगा? द्वितीय होगा, प्रथम होगा, तृतीय होगा, चतुर्थ होगा। मान लीजिए दोस्तों ये आपके शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं सभी। अब ये बच्चे बैठे हुए हैं, जब शिक्षक कुछ बोलते हैं तो पहले क्या बच्चे क्या करेंगे? पहले सुनेंगे कि बोलेंगे? पहले सुनेंगे कि लिखेंगे? बच्चे क्या करेंगे? जब भी शिक्षक, आप शिक्षक के नाते आप स्वयं सोचिए, अध्यापक रह चुके हैं और 50% लोग यहाँ पे शिक्षक भी होंगे, प्राइवेट में या कहीं भी अदर में गेस्ट में होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो ये बताइए, जब आप शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो सुनना यहाँ पर बच्चों के लिए कौन सा चरण हो जाएगा? सबसे पहले बच्चा क्या करता है? जब भी शिक्षक आप लोग बोलेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? प्रथम क्या होता है? सुनना। पहले बच्चे सुनते हैं, ये ध्यान रखना है। सुनना भाषा विकास का पहला चरण होता है, प्रथम चरण होता है, याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। और यही लाजवाब प्रश्न दूसरा भी है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है कि गणितीय कौशल, क्या प्रश्न है? गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गणितीय संबंधी कौशल विकार होता है। गणितीय संबंधी मतलब क्या होता है?
कोई भी यहाँ पे आपका ग्राफ कर रहे हैं, कोई भी डिजिट बता रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ये आपके डिजिट हैं। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है पूर्ण अक्षर लिखना, समय सारणी बनाने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन, कागज को बहुत पास को पकड़ना। दोस्तों गणितीय कौशल की बात करें, गणित किसको बोलते हैं भैया? जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपका गणित है, समझ लीजिए, क्योंकि 1 से लेके 5 तक की क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। गणित क्या है? गणित आपका जोड़ घटाना गुणा भाग है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। तो क्या हो जाएगा? समय सारणी बनाने में कठिनाई ही गणितीय कौशल का यहाँ पे विकार होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो लाइक भी करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पठन का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पठन का अर्थ है, क्या होता है भैया? पठन का अर्थ क्या होता है? देखिए पठन दो प्रकार से होते हैं। कोई चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, कोई चिल्ला चिल्ला के बच्चा पढ़ता है, ABCDE ऐसे चिल्ला के बच्चा पढ़ता होगा। लेकिन कोई पढ़ता है मन ही मन पढ़ता है, सोच लेता है ABCD ऐसे पढ़ता है बच्चा, मन ही मन पढ़ लेता है। तो पठन का अर्थ क्या हो जाता है? मौन वाचन होगा, सस्वर वाचन होगा, या सस्वर मौन वाचन दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठन का अर्थ होता है, देखिए पठन आपका सस्वर और मौन वाचन दोनों हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पठन क्या होता है? बच्चा जो होता है मौन भी कई बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चा सस्वर यानी कि तेज आवाज में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, लाजवाब प्रश्न आ गया है। राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। जो आपकी राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है, क्या कार्य हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना किस लिए की गई है? यह जो करना है, स्थापना की गई, यह कार्य कौन सा होगा? गणित का है, विज्ञान का है, भाषा का है, इतिहास का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। और आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जगत का चैनल है, शिक्षा शास्त्र का चैनल है। और यहाँ पर आपका बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न यह है कि कई बच्चे क्या होते हैं, गणित में लगा देते हैं, कोई विज्ञान में लगा के चला आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भाषा का होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का स्थापना का कार्य हो जाएगा, भाषा का कार्य होगा, याद रखना है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न बहुत अच्छा दमदार प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है, यानी कि आपका यह निगेटिव प्रश्न आ गया। तो बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है। कौन सी त्रुटियां नहीं होगी? आइए चलिए देखते हैं। शब्दोच्चारण संबंधी ये तो त्रुटियां होती हैं, वतनी संबंधी भी आपकी त्रुटियां होती हैं, और वाक्य संरचना संबंधी भी आपकी त्रुटियां होती है। लेकिन पाठ या वस्तु को ग्रहण करना, ठीक है, पाठ जो है, पाठ वस्तु को ग्रहण करना, यह कोई भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से बच्चों का पाठ या वस्तु को ग्रहण करना बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होगी। और यह प्रश्न आ गया कि बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां कौन कौन सी हैं? तो शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी और वाक्य संरचनाबद्ध, ये आपके तीनों बच्चों के भाषा संबंधी त्रुटियां हैं, याद रखना है। किसी भी टाइप का प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों के यहाँ पे कंक्लूजन लेके चलना है। और प्रश्न यह दोस्तों, विराम चिन्ह के प्रयोग से संभव होता है। और विराम चिन्ह की बात आती है तो बहुत अच्छा प्रश्न है हिंदी जगत का, विराम चिन्ह का बहुत ही है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है, सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा कर देते हैं, एक ऐसा कर देते हैं, कोई ऐसा खींच देता है, ये आपके विराम चिन्ह होते हैं। लेकिन विराम चिन्ह जो होता है वह प्रभावी होता है, या प्रभावी श्रवण होता है, लेखन होता है, प्रभावी अधिगम होता है, या दक्षता विकास होता है। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो आपका चिन्ह है दोस्तों, विराम चिन्ह का बहुत ही यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है? मैंने बचपन में एक पढ़ा था, एक कहावत आपने सुनी होगी, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। क्या है? रुको मत जाने दो। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का जो विराम चिन्ह का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया, क्या है, देखिए हम यहाँ पे, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगा दिया तो क्या हो जाएगा? रुको मत जाने दो।
यानी उसे रोको मत जाने दो, यानी कि उसको पकड़ो। ये विराम चिन्ह यहाँ का हो गया। अब यहाँ पे अगर विराम चिन्ह लगा देते हैं तो क्या होगा, रुको मत जाने दो, यानी कि उसे रोको मत जाने दो, रोको मत उसे जाने दो। तो यहाँ पे विराम का अर्थ बहुत अलग अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दो देखिए, यहाँ पर अगर विराम लगाते हैं हम तो अलग अर्थ होता है, रुको मत जाने दो, यानी उसको रोको जाने नहीं देना, उसको पकड़ना है। अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं रुको मत जाने दो, यानी कि उसको रोकना नहीं है, जाने दो, तो यह पे विराम चिन्ह का बहुत ही यहाँ पर है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग में संभव क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, अब बताइए राइट आंसर। तो क्या होता है, प्रभावी लेखन से होता है। यानी लेखन में अगर कहीं का आपका विराम कहीं अगर लगा देते हैं तो लेखन में प्रभाव पड़ता है, प्रभावी लेखन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौशल के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों कौशल का विकास करना है तो छात्रों की रुचि और योग्यता पर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर छात्र में रुचि और योग्यता नहीं है तो कौशल में आपका भैया सवाल उठ जाता है, नहीं कौशल पे यहाँ पे सवाल उठ जाएगा। और अगर बात की जाए छात्रों के मानसिक स्तर, अगर छात्रों का मानसिक स्तर सही नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कौशल के विकास में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बिल्कुल आएगी। यानी कौशल के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए छात्रों की रुचि और योग्यता पर और छात्रों के मानसिक स्तर पर, यानी कि ए व बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न यह है दोस्तों कि भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। जो भाषा अधिगम होता है उस पर ऐसे कौन से छात्र हैं जिनको कठिनाई नहीं होती है, जिसके अभिभावक शिक्षित हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न बहुत ही प्यारा सा पूछ रहा है कि भाषा अधिगम में किन छात्रों में कठिनाई होती है। भाषा अधिगम की बात की गई है तो बहुत से बच्चे ए मार रहे हैं, बहुत से बच्चे डी मार रहे हैं, बहुत से बच्चे सी मार रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपके सी मार रहे हैं बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों जिन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है वह भाषा अधिगम में कठिनाई हो सकती है। अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो भाषा अधिगम में कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। क्या कह रहा दोस्तों प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर सभी लोग जानते हैं क्या होता है, और व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि पूछा है तो सूत्र विधि होगा, आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, भाषा संसर्ग विधि होगा। तो दोस्तों मैं एक काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है वैज्ञानिक विधि। याद रखना जो आपकी वैज्ञानिक विधि है वह आपकी आगमन विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि आपकी आगमन विधि कहलाती है। और यह आ जाए कि एग्जाम्पल से लेके आपका रूल तक कौन सा जाता है, यानी कि उदाहरण से लेके नियम तक, उदाहरण से नियम तक जाने वाला ये भी आपका क्या है, आगमन विधि में होता है, एग्जाम्पल टू रूल पर। और तीसरा यह दोस्तों आगमन और निगमन विधि, बहुत बार आपकी एग्जाम में आता है कि आगमन और निगमन विधि देने वाला कौन है, तो आपके कौन है, अरस्तु है, ये आपको याद रखना है। कौन है भैया, आगमन और निगमन विधि देने वाले आपके तो अरस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है आगमन और निगमन के। और यहाँ पे बात एक प्रश्न और आता है कि भैया निगमन विधि, तो जिसमें पहले नियम बताया जाता है वह आपकी निगमन विधि होती है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। प्रश्न पे आते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका, तो आगमन विधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और प्रश्न यह दोस्तों, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब, मान लीजिए कक्षा में कोई भी प्रयोग अगर हो रहा है उसको किसी भी सामग्री का, तभी वह शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो। क्या भैया छात्र के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है सामग्री? नहीं। कक्षा में किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, क्या असफल के लिए बनाई जाती है सामग्री? बिल्कुल नहीं। अब बचता क्या, पहला ऑप्शन या डी, बहुत से बच्चे ये मार रहे हैं, बहुत से बच्चे डी मार रहे हैं, तो कौन सा होगा भैया, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह क्या होगा,
सभी लोग बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। तो वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, क्या हो जाएगा राइट आंसर, वह आपके सीखने सिखाने में क्या है, उपयोगी साबित होना चाहिए। यानी कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है वह जब सीखने सिखाने में क्या है, उपयोगी साबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, बस एक दो प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों, और प्रश्न यह है आपका, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक जो है आपका सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। तो क्या आप ये बताइए, कोई भी बच्चा है, देखिए बच्चा की बात कर रहे हैं, बच्चा कितने को होगा, जब एक से क्लास से लेके 5वीं क्लास तक बच्चा पढ़ता है तो कितने वर्ष का हो सकता है, 4 से लेके आपका 9 साल तक का हो सकता है। ठीक है, 4 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक का बच्चा हो सकता है। तो उस बच्चे को ध्यानपूर्वक आपको आंसर देना है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। स्वयं सोचिए, क्या वह बालक देव भाषा सीखता है। बालक जब बच्चा छोटा होता है क्या वह देव भाषा सीखता है, बिल्कुल नहीं। क्या वह राष्ट्र की भाषा सीख पाता है या सीख लेने की क्षमता रखता है वह, बिल्कुल नहीं। क्या वह राजभाषा सीख लेता है, अब क्या वह राज्य की भाषा सीखने में क्षमता रहता है, उसके अंदर क्षमता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो बच्चा क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम की बात की गई है, बच्चा पहला छोटा होता है, सर्वप्रथम यानी कि बच्चा छोटा है, अभी पहली क्लास में एडमिशन हुआ है। तो बच्चा जब छोटा है तो किस भाषा को सीख लेगा, मातृभाषा को ही सीख पाता है, क्योंकि अब बच्चे परिवार के आसपास पड़ोस के रहता है तो वह मातृभाषा ही सीख पाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर का प्रश्न है, मूक फिल्म उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, मूक। मूक मतलब क्या होता है, बोलना नहीं। जब कोई भी आपका बोल नहीं पाता होता है उसे क्या बोलते हैं, मूक बोलते हैं। यानी कि बोलना, यानी कि सुनाई नहीं देगा, जब कोई बोलेगा नहीं तो सुनाई नहीं देगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी फिल्म है, यानी कि कोई भी पिक्चर है, यहाँ पे है पिक्चर, यहाँ पे क्रिएट हो रही है और बच्चा मूक है, मूक फिल्म है, यानी कि उस पर आवाज़ नहीं आ रही है। तो भैया यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न आइए देखते हैं, दृश्य शब्द सामग्री है। भैया जब कोई आदमी बोलेगा नहीं यानी मूक फिल्म है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या श्रव्य सामग्री में आपका आता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर तीसरा दिया है श्रव्य सामग्री, तो भैया जब मूक है बोल ही नहीं पाएगा तो सुनाई कैसे देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। मूक फिल्म क्या होता है, अगर कोई भी पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हम पिक्चर बना देते हैं तो क्या ये पिक्चर बोलेगी, नहीं बोलेगी। तो क्या होगा, केवल दृश्य, आप इसे देख सकते हैं, तो दृश्य सामग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी की। और इसी तरह अगर वीडियो पाना चाहते हैं, लाइक और शेयर करते जाएं। और चैनल पे जो भी भाई आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है, जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह नंबर 1 शिक्षा जगत का 2020 का चैनल बन चुका है दोस्तों। आप लोगों का प्यार और स्नेह इतना मिल रहा है, मेरी छाती गदगद होती है। और यही छाती गदगद होती है, मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का है, तो भैया मेरा तो 36 इंच का तब भी है। 56 का तो नहीं है लेकिन 36 इंच का है, 36 इंच का जरूर है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। जैसे जैसे मिलता जाएगा मेरी छाती भी मोदी जी की तरह 56 इंच तक के पीछे पीछे पहुंचते जाएगी। उनकी आगे बढ़ेगी तो उनसे पीछे मैं भी कम नहीं रहने वाला हूँ। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह तय करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ सारी खुशियां बांटिए। और इस जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये भी आपका शिक्षा का परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार। इसे भी लाइक और प्यार, उतना ही प्यार मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।